शरत चंद्र। एक लड़का था, शरारती, सीधा और भोला। इस गांव से उस गांव, और गांव भी क्यों, जी में आया तो शहर भी पहुंच जाया करता था। बचपन में बड़े शौक थे, मसलन मछलियां पकड़ता था, तितलियां भी पकड़ता था। इतनी दूर गुल्ली फेंकता कि बस पूछो मत। लट्टू घुमाता, पतंग उड़ाता, मांझा इतना तेज बनाता कि हर पतंग कट कर नीचे आ जाती, और लट्टू हाथ पर इस तरह घुमाता कि साथियों की आंखों के सामने धरती घूमने लगती। 8-9 साल की उम्र में एक दिन सुना कि बसंतपुर गांव में मछली पकड़ने की बंसियां बड़ी अच्छी मिलती हैं, लेकिन वहां पहुंचा कैसे जाए। अकेले जाने की हिम्मत नहीं थी। अचानक पता लगा कि गांव का लठैत नयन सरदार गाय खरीदने उसी गांव जा रहा है। बस फिर क्या था, चुपके से बिना किसी से कुछ कहे नयन सरदार के पीछे हो लिया। बहुत दूर जाने पर सरदार को पता लगा कि उसके पीछे एक बालक है। बेचारा परेशान, करे तो क्या करे। गांव से इतनी दूर आ चुका था कि लौटना मुश्किल था। बेबस बालक को साथ ले जाना पड़ा। गांव में पहुंचे। पता नहीं बंसियां मिली या नहीं, लेकिन लौटते वक्त रात पड़ गई। उन दिनों डाकुओं का बड़ा जोर था। अंधेरा हुआ नहीं कि रास्ते पर डाकू पड़े नहीं, लेकिन सरदार तो पक्का लठैत था। वह डाकुओं से क्यों डरता। अकेले ही बालक को लेकर लौट पड़ा। जिस बात का डर था वह हुई। डाकुओं के एक दल ने उन्हें घेर लिया। वे लोग झाड़ियों के पीछे छिपे रहते थे और उनके पास बांस के छोटे छोटे पर भारी फावड़े होते थे। पैरों को निशाना बनाकर पीछे से फावड़ा दे मारते। चोट खाकर बेचारा पथिक गिर पड़ता और वे आकर लाठियों से मार मारकर उसकी जान निकाल डालते। लेकिन नयन सरदार तो लठैत था ना। आहट मिलते ही डाकुओं को ललकारा। आवाज सुनकर किसी की हिम्मत न हुई कि सामने आए। दोनों बहादुरी से चलते हुए गांव लौट आए। उसके बाद घर पर जो हुआ वह किस्सा तो अलग ही है। तो था ना वह बालक साहसी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उसे पढ़ने लिखने का शौक नहीं था। नहीं, इस बालक ने जहां शरारती की वहां इनाम भी जीता। पढ़ता तो ऐसा मन लगाकर पढ़ता कि सारी दुनिया को भूल जाता। बड़ा होकर यह बालक कॉलेज में पहुंचा तो खुद तो पढ़ता ही था, घर के दूसरे बच्चों को भी पढ़ाता था। एक दिन की बात है, परीक्षा आ पहुंची थी। इसने अपने छात्रों को बुलाया और कहा, देखो कल मेरी परीक्षा है, आज नहीं पढ़ाऊंगा। जो कुछ पूछना हो कल आकर पूछना। गुरु का यह आदेश सुनकर वे सब चले गए और दूसरे दिन सवेरे आए। दरवाजा बंद था। डरते डरते दरवाजा खोलकर अंदर घुसे। देखा, गुरुजी लालटेन की रोशनी में बैठे पढ़ रहे हैं। बच्चों को देखकर बड़े नाराज हुए। बोले, परेशान करने के लिए आ गए। कहा था आज नहीं पढ़ाऊंगा। जाओ जाओ, कल सवेरे आना। बच्चे हैरान रह गए। डरते डरते एक ने कहा, सवेरा तो कभी का हो चुका। अब गुरुजी ने खिड़की खोली। सचमुच सूरज निकल आया था। बेचारे लजा गए, लेकिन देखा पढ़ने की कैसी धुन थी। पूरी रात बीत गई और पता ही नहीं लगा। याददाश्त भी गजब की थी। एक कहानी सुनो। कॉलेज में विज्ञान की परीक्षा थी। बालक के उत्तरों को पढ़कर परीक्षक हैरान रह गया। सोचा, हो न हो इसने नकल की है। उसने बालक को बुलाया और फिर से नए प्रश्न पूछे। बालक ने उनके जो उत्तर दिए, उन्हें सुनकर परीक्षक को बालक की स्मरण शक्ति का लोहा मानना पड़ा। था ना अनोखा बालक। छुटपन में जब वह बहुत शरारत करता तो माँ उसे मारती और अपना कपाल भी फोड़ती। कहती, क्या करेगा यह लड़का, कैसे चलेगा इसका काम। तब उसकी दादी कहती, बहू तू इसे मत मारा कर, कह देती हूँ एक दिन इसकी मति फिर जाएगी।
और ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा। मैं वह दिन देखने के लिए नहीं रहूंगी। लेकिन मेरी बात झूठी नहीं होगी। सचमुच वह लड़का बहुत बड़ा आदमी हुआ। उसकी दादी वह दिन देखने के लिए नहीं रही, माँ बाप भी नहीं रहे। कौन था वह लड़का? वह लड़का था भारत का प्रसिद्ध उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र का जन्म 1876 में बंगाल प्रांत के हुगली जिले के देवनंदनपुर गांव में हुआ था। उस दिन सितंबर की 15 तारीख और पूर्णिमा थी। पूर्णिमा को चांद पूरा निकलता है। शरत चंद्र नाम भी चांद की याद दिलाता है। शरत चंद्र के दादा बड़े वीर व निडर थे। वह जमाना जमींदारों का था। उनके जुल्म की कहानियां किसने नहीं सुनी। किसी बात पर शरत के दादा ने किसानों का पक्ष लेकर जमींदार का विरोध किया। बस उन्हें घर छोड़ना पड़ा। इतना ही नहीं, बाद में उनका कटा हुआ सिर एक घाट पर पड़ा मिला। कोई और होता तो बुरी तरह घबरा जाता, लेकिन शरत की दादी नहीं घबराई। रातों रात भाई के पास चली गई। इसी देवनंदनपुर गांव में उनके भाई का घर था। उस समय शरत के पिता मोतीलाल बालक थे। उस समय की प्रथा के अनुसार मोतीलाल का विवाह बचपन में ही हो गया था। विवाह के बाद माँ ने बेटे को पढ़ने के लिए ससुर के घर भागलपुर भेज दिया। शरत के नाना केदारनाथ गांगुली बड़े आदमी थे। मोतीलाल ससुराल में रहने लगे, लेकिन वह अधिक न पढ़ सके। दिल उनका बहुत बड़ा था। प्यार भी खूब करते थे, लेकिन काम करना नहीं जानते थे। बस सपने ही देखा करते। उनमें और भी गुण थे। मसलन बहुत सुंदर अक्षर लिखते थे, बहुत बढ़िया चित्र बनाते थे, बहुत अच्छी कहानी लिखते थे। लेकिन ना तो उन्होंने कभी कोई चित्र पूरा किया, न कभी कोई कहानी। शरत की माँ का नाम भुवन मोहिनी था। सुंदर नहीं थी, पर स्वभाव उनका सबको मोहने वाला था। काम भी खूब करती थी। घर चलाने की सामग्री भी जुटाती थी। किसको किस चीज की जरूरत है, कौन किस वक्त खाना खाता है, किसका बच्चा किस समय सोता है, वह इन सब बातों का ध्यान रखती थी। सबको खिलाकर खाती, सबको सुलाकर सोती। शरत बचपन में गांव के स्कूल में ही पढ़ते थे। फिर इनकी माँ इन्हें अपने पिता के यहाँ भागलपुर ले गईं। पढ़ने के साथ साथ इनको अखाड़े का भी शौक था। इनके मित्र भी बहुत थे। उनमें राजेंद्र उर्फ राजू नाम का एक लड़का बहुत अच्छा मित्र था। सच तो ये है कि वह इनके सब भले बुरे कामों का गुरु था। गाना बजाना, नाव खेना, मछलियां पकड़ना और मुसीबत में हर किसी का साथ देना शरत ने उसी से सीखा था। लेकिन शरत के पिता भागलपुर में भी बहुत दिन न रह सके। फिर देवनंदनपुर लौटे। यहाँ शरत हुगली ब्रांच स्कूल में पढ़ने लगे। राजू की शिक्षा के कारण जल्द ही लड़कों के सरदार बन गए। शरत के पिता गांव लौट तो आए, पर खाएं कहां से? जमकर काम करने की आदत ही नहीं थी। मन मारकर माँ को फिर से पिता के घर लौटना पड़ा। यहाँ आकर शरत फिर स्कूल में भर्ती हुए और 18 साल की आयु में 1894 में यहीं से उन्होंने एंट्रेंस की परीक्षा पास की। इन्हीं दिनों शरत ने साहित्य की ओर ध्यान दिया। एक उपन्यास लिखा, फिर फाड़ डाला, क्योंकि वह उनको पसंद नहीं आया था। एक एक करके कई रचनाएं उन्होंने इसी तरह फाड़ डाली। यह फाड़ना अच्छा ही हुआ। जो एक रद्दी सी रचना करने के बाद अपने को महान लेखक समझने लगता है। लिखना तो साधना है, और शरत सचमुच ही साधक थे। वर्षों तक चुपचाप उनकी साधना चलती रही। वह पढ़ते भी खूब थे। पुस्तकालय से सबसे अधिक पुस्तकें लाते। तुरंत कहानी बनाकर साथियों का मनोरंजन करना भी उन्हें खूब आता था। जिस वर्ष उन्होंने एंट्रेंस की परीक्षा पास की, उसके अगले वर्ष उनकी माँ की मृत्यु हो गई। परिवार पर मानो मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। पिता तो कुछ करना जानते थे नहीं। पेट में अन्न नहीं, हाथ में पैसे नहीं। शरत लगे रहते थे नाचने गाने और नाटक में। बचपन में पहले भी भाग ले चुके थे। 6 महीने बाद लौटे, लेकिन परीक्षा में नहीं बैठ सके। फीस के लिए पैसे नहीं थे।
और अध्यापक लोग भी उनको आवारा समझने लगे थे। कुछ भी हो, पढ़ाई समाप्त हो गई। वह फिर नाटक थिएटर में लग गए। लेकिन ऐसे कब तक चलता? छोटे छोटे भाई बहन थे। विवश होकर शरद ने वालनी स्टेट में नौकरी कर ली। संगीत और शिकार के कारण अफसर को वह प्यारे थे, लेकिन पिता की तरह उनमें भी टिकने की आदत नहीं थी। एक दिन नौकरी छोड़ दी और पुस्तक पढ़ने लिखने में लग गए। इन दिनों उन्होंने खूब लिखा। आगे चलकर इन दिनों की लिखी पुस्तक। पिताजी को नाना प्रकार के पत्थर इकट्ठे करने का शौक था। एक दिन शरद ने चुपके से उन कीमती पत्थरों को उठाया और एक धनी के पास गिरवी रख आए। किसी गरीब मित्र को रुपए की सख्त जरूरत थी। पिता को पता लगा तो बहुत नाराज हुए। घर से निकल जाने को कह दिया। शरद ने बड़े बड़े अपराध किए थे, पर पिता ने कभी भी कुछ नहीं कहा था। इन पत्थरों के लिए घर से निकल जाने को कह दिया। वह कुछ नहीं बोले। उसी दिन घर छोड़ दिया और नागा साधुओं के साथ दूर दूर तक घूमते रहे। कई महीने बाद साधु के वेश में वह मुजफ्फरपुर पहुँचे। यहाँ वह शीघ्र ही लोकप्रिय हो गए, क्योंकि बांसुरी बहुत सुंदर बजाते थे और खूब सेवा करते थे। वे रोगी जिनका कोई नहीं था, शरद उनकी जी जान से सेवा करते। जो असहाय व्यक्ति मर जाते, उनका आदर के साथ संस्कार करते। यहीं पर उनका परिचय एक युवक जमींदार महादेव साहू से हुआ। कई महीने शान के साथ उनके पास रहे। 1901 के अंत में शरद घर से भागे थे। 1902 के अंत में पिताजी की मृत्यु हो गई। तुरंत भागलपुर पहुँचे। जेब में एक पाई भी नहीं थी। साइकिल बेचकर पिता का अंतिम संस्कार किया। बस अब इस संसार में वह थे और थे उनके 3 छोटे भाई बहन। किसी तरह उनको इधर उधर रिश्तेदारों के पास छोड़कर वह नौकरी की तलाश में कोलकाता पहुँचे। कुछ दिन अपने एक वकील मामा के पास रहे, लेकिन यहाँ भी उनका अपमान होता था। इसलिए एक दिन चुपचाप एक मित्र की सहायता से रंगून चले गए। जाने से पहले उन्होंने एक प्रतियोगिता के लिए कहानी भेजी थी। इस कहानी का नाम था मंदिर। यह कहानी उन्होंने अपने नाम से नहीं भेजी, अपने मामा सुरेंद्र नाथ के नाम से भेजी थी, जो इनके बड़े मित्र थे। बाद में इसी कहानी पर प्रथम पुरस्कार मिला। रंगून में इनके एक रिश्ते के मौसा बहुत बड़े वकील थे। उन्होंने शरद को बड़े प्यार से अपने पास रखा, वकील बनाने का प्रयत्न किया, लेकिन बर्मी भाषा की परीक्षा पास नहीं कर सके और वकील बनने से रह गए। इन्होंने रेलवे के दफ्तर में नौकरी कर ली, लेकिन कुछ दिन बाद अचानक मौसा की मृत्यु हो गई और यह घर से भाग गए। कहते हैं बहुत दिनों तक साधु के वेश में घूमते रहे। उन दिनों इन्होंने बहुत कुछ देखा, लेकिन अंत में जुलाई 1906 में यह लुका छुपी का खेल समाप्त हो गया और यह नौकरी करने लगे। जनवरी 1903 में यह रंगून आए थे और अप्रैल 1916 में भारत वापस आने तक यह नौकरी ही करते रहे। इन वर्षों में इन्होंने यहाँ के जीवन का खूब अध्ययन किया। इसकी चर्चा इनके उपन्यासों में आती है। संगीत, शिकार, सेवा और अध्ययन के कारण यह यहाँ बहुत लोकप्रिय हो गए। बातचीत करने का इनका ढंग कुछ ऐसा था कि कोई भी इनसे प्रेम किए बिना नहीं रह सकता था। यूं स्वभाव से यह बहुत लजीले थे, लेकिन बड़े दर्दी भी थे। दूसरों का दर्द देखकर यह केवल रोकर ही नहीं रह जाते थे, उस दर्द को दूर करने के लिए जो कुछ हो सकता था करते थे। 5 फरवरी 1912 की बात है। इनके पड़ोस में आग लग गई। बर्मा में लकड़ी के मकान होते हैं। देखते देखते इनका मकान भी जलने लगा। जल्दी में बहुत थोड़ा सा सामान उतार सके और इनकी सभी वस्तुएं, पुस्तकालय, पांडुलिपियां जलकर राख हो गईं। लेकिन तभी पता लगा कि पड़ोसी का एक बकरी का बच्चा अंदर रह गया है। शरद अपने प्राणों को संकट में डालकर अंदर गए और बच्चे को बाहर निकाल लाए। पशु पक्षियों से यह इतना प्रेम करते थे कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भागलपुर में रहते समय इन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी थीं। उनमें एक थी बड़ी दीदी। उनके पीछे एक मित्र ने वह कहानी एक पत्र में छपवा दी। उसके छपते ही बंगाल में तहलका मच गया। लोगों ने समझा हो न हो रविंद्रनाथ ने छद्म नाम से यह कहानी लिखी है, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। मैंने नहीं लिखी, लेकिन इसका लिखने वाला अवश्य बहुत बड़ा लेखक है। अंतिम किश्त पर शरद चंद्र का नाम छपा था, पर तब उन्हें कौन जानता था। स्वयं शरद को बहुत दिनों बाद पता लगा।
उसके बाद जैसे झिझक खुल गई और उन्होंने कोलकाता आकर लोगों से मिलना जुलना और लिखना शुरू कर दिया। इस समय यमुना में उनकी एक के बाद एक नई कहानियां छपी। रामेर समुति, पथ निर्देश और बिंदो का लल्ला इत्यादि। इन कहानियों से उनकी धाक जम गई। सभी उनसे रचनाएं मांगने लगे, लेकिन उनका स्वास्थ्य खराब था। बर्मा की जलवायु उन्हें अनुकूल नहीं पड़ रही थी। पेट में बराबर दर्द रहता था। डॉक्टरों ने कहा, अब आप रंगून छोड़ दीजिए। किसी तरह मित्रों की सहायता से 100 रुपये माहवार का प्रबंध हुआ और 14 वर्ष बाद शरतचंद्र ने रंगून छोड़ दिया। कोलकाता लौटने पर वह प्रसिद्ध ही नहीं हुए। पैसा भी खूब मिलने लगा। 1923 तक उनकी आय 1000 रुपये मासिक से बढ़ गई। उनके एक भाई प्रभास चंद्र सन्यासी हो गए थे। दूसरे भाई प्रकाश चंद्र को बुलाकर उन्होंने अपने पास रखा और उसका विवाह भी किया। बड़ी बहन अलीना देवी को भी अक्सर अपने घर बुलाते थे। देखते देखते उनका घर मित्रों और नए लेखकों का अड्डा बन गया। शरत का साहित्य पढ़ो तो एक बात साफ दिखाई देगी कि उन्होंने हमेशा पतितों का, गिरे हुओं का बड़ा सहानुभूति के साथ चित्रण किया है। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, यह उनके साहित्य का मूल मंत्र है। शरत केवल लेखक ही नहीं थे, स्वाधीनता संग्राम के एक सेनानी भी थे। 1921 से लेकर 1938 में अपनी मृत्यु तक वह हावड़ा कांग्रेसी कमेटी के प्रधान रहे। वह मानते थे, राजनीति में योग देना सब देशवासियों का कर्तव्य है। विशेषकर हमारे देश में राजनीतिक आंदोलन देश की मुक्ति का आंदोलन है। साहित्यकारों को इसमें सबसे आगे बढ़कर योग देना चाहिए। अपने एक उपन्यास पथ के दावेदार में उन्होंने क्रांतिकारियों के जीवन का चित्रण किया है। इस समय सारे देश में उनका नाम था। उनका सम्मान भी बहुत होता था। अनेक सभाओं के सभापति बनते थे। 1923 में कोलकाता विश्वविद्यालय ने उन्हें जगत तारिणी स्वर्ण पदक देकर उनका सम्मान किया। 1934 में बंगीय साहित्य परिषद ने अपना विशिष्ट सदस्य निर्वाचित किया और 1936 में ढाका विश्वविद्यालय ने डॉक्टर की उपाधि देकर उनका सम्मान किया। उनके उपन्यासों के नाटक बने और कोलकाता में प्रसिद्ध अभिनेता शिशिर भादुड़ी ने उन्हें सफलतापूर्वक खेला। बाद में उनके उपन्यासों पर अनेक चलचित्र भी बने और बहुत लोकप्रिय हुए, अब भी हैं। शरत की कहानी उनके कुत्ते के बिना पूरी नहीं हो सकती। उसका नाम था भेलू, बड़ा बदसूरत और बहुत ही भौंकने वाला। आने वाले उससे बेहद घबराते थे। जब वह बीमार पड़ा तो शरत ने अपने बेटे से भी अधिक प्यार से उसका इलाज करवाया, लेकिन वह बच नहीं सका। तब वह इतना रोए कि सब दांतों तले उंगली दबाने लगे। बड़े प्यार से उन्होंने शिवपुर के अपने घर में उसकी समाधि बनवाई। उस काल में नारी बहुत दुखी थी। शरत ने पहली बार बंगाल की नारी को पालतू पशु की अवस्था से उठाकर मनुष्य के पद पर बैठाया। इसलिए उनकी 57वीं जन्मतिथि के उपलक्ष्य में बंगाल की नारियों ने उनका अभिनंदन करते हुए कहा, सब तरह के अपमान और सब तरह की हीनता की हालत में भी नारी की जो विशेषताएं हैं वे सारे देश के सारे समाज में मौजूद हैं। तुमने इस सच्चाई को प्रकट किया है। हम औरतें तुम पर श्रद्धा करती हैं, तुमको अपना ही करके समझती हैं, तुम्हारी वंदना करती हैं। शरत का गृहस्थ जीवन बहुत सुखी था। वह कभी आवारा थे, बदनाम थे, भिखारी थे, लेकिन अब वह सुखी थे। उनकी पत्नी हिरण्यमयी देवी, जिसे वह बहू या बड़ी बहू कहकर पुकारते थे, बहुत पतिपरायणा थी। वह बहुत सरल, व्रत उपवास करने वाली तथा अतिथियों से प्रेम करने वाली हिंदू महिला थी। वह सामता बेड़ में मकान बनाकर रहने लगे थे। यहाँ के गरीब किसान उनको साहित्य सम्राट के रूप में नहीं बल्कि गरीबों के माँ बाप के रूप में जानते थे। वह भी अपने दुख के दिनों को नहीं भूले थे। चुपचाप सदा दूसरों की सहायता करते थे। अनेक क्रांतिकारियों की उन्होंने पैसे से सहायता की। उन्होंने मध्यम वर्ग के हिंदू परिवार के बारे में लिखा, लेकिन गांव को भी भुलाया नहीं। जमींदार और पुरोहितों के अत्याचार की कहानी भी वह भूले नहीं। उनकी महेश कहानी बहुत ही मार्मिक है। यह एक गरीब मुसलमान गफूर और उसके प्यारे बैल महेश की करुण कथा है। उनका स्वास्थ्य सदा ही खराब रहा, लेकिन 1936 में लू लगने के बाद से तो बराबर गिरता ही रहा। धीरे धीरे उन्हें शैया की शरण लेनी पड़ी।
हवा बदलने भी गए, लेकिन उससे भी कुछ लाभ न हुआ। अंत में डॉक्टर विधान चंद्र राय की सलाह से एक्सरे किया गया। पता लगा जिगर का कैंसर है। यह मौत का बुलावा था। ऑपरेशन किया गया, लेकिन कुछ लाभ नहीं हुआ और 16 जनवरी रविवार की रात 10 बजे भारत के इस महान कथा शिल्पी ने अंतिम सांस ली। उस दिन पूर्णिमा थी। जिस दिन जन्म लिया था उस दिन भी पूर्णिमा थी। पूर्ण चंद्र के प्रकाश में वह आए और पूर्ण चंद्र के उजियारे में ही वह चले गए। उनके साहित्य में यही उजियारा फैला हुआ है। उस समय उनकी आयु 61 वर्ष 4 माह थी। सारे बंगाल में हाहाकार मच गया। देश भर ने मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा की। महाकवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने गदगद होकर कहा कि वह प्रेम की प्रतिमा थे। मृत्यु उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वह तो देश के हृदय में बसे हुए हैं और सदा बसे रहेंगे। ठीक ही तो है, शरत चंद्र जैसे लेखक कभी नहीं मरते। उनका साहित्य अमर है, वह भी अमर हैं। उनकी रचनाओं को पढ़ते हुए हम और आप सदा उनको अपने हृदय में